नमस्कार दोस्तों। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अब आप व्लॉग नहीं डाल रहे, सिर्फ पॉडकास्ट डाल रहे हो। ऐसा नहीं, व्लॉग भी आएंगे, लेकिन रेगुलर वे में जब कोई व्लॉग शूट होता है, जैसे चाहे वो रिजॉर्ट का है या मैं कहीं गया, जैसे ढिकाला गया था या कहीं हल्दू पड़ा हो या कहीं जाऊंगा, ऐसे बना के। लेकिन पहले जो रेगुलर मेरे नाइट ड्राइव के वीडियो आते थे, नाइट ड्राइव में मैं अभी कभी कभी शूट करूँगा, लेकिन नाइट ड्राइव के जो रेगुलर वीडियो आते थे वो क्या था कि रोज़ मुझे वीडियो अपलोड करने जाना पड़ता था, और क्योंकि टाइम नहीं मिलता था तो वापस आते वक्त नाइट ड्राइव के मैं वीडियो बनाता था। बनते थे मुश्किल से 25 से 30 मिनट के, क्योंकि रास्ता ही उतनी देर का होता था। तो वो भी एक तरह का पॉडकास्ट ही था, गाड़ी चलाते चलाते। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी कि बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आप देखिए, मैंने बहुत पहले बताया, कई पॉडकास्ट में बताया, अपने चैनल पे भी बताया कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना, बहुत साल पहले मैंने ये बात बोली थी कि एक मेरा हिडन एजेंडा है कि धीरे 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 सबको बेसिक जानकारी दे दी जाए इंटरेस्टिंग तरीके से वाइल्ड लाइफ के बारे में। जो मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी सी बातें मैं आपसे मन की बात कर लूँ जो व्लॉग में करता हूँ, इसको भी आप व्लॉग ही समझ लेना। उससे क्या होता है, जब अगर मैंने टाइगर, डियर, इसके बारे में बता दिया, हाथी के बारे में बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी जो आपको नहीं मालूम थी, आपका इंटरेस्ट जग गया। इंटरेस्ट जग गया तो जिस आदमी का भी इंटरेस्ट जग गया, फिर वो वाइल्ड लाइफ से प्यार करने लगता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे करते करते अगर करोड़ों लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में बेसिक जानकारी रखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो वाइल्ड लाइफ से प्यार करने वाले बन जाएंगे। मैंने हमेशा बोला कि सिर्फ वीडियो मत बनाओ, एक पर्पज़ होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये पर्पज़ रहता है। तो जब मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गाड़ी चलाते वक्त, अब अचानक खरगोश आ गया, मैंने कहा भाई साहब ये छलावा है, ऐसा लोग बोलते हैं, या वो छरबत्ती वाला पेड़ आ गया या कुछ आ गया, वो टॉपिक उतर गया। जब एडिटिंग पे बैठो तब पता चलता है कि अरे यार ये तो छूट गई बात। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, पता चला रिजॉर्ट आ गया, मैंने कहा यार इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो बात कभी दिमाग में आई नहीं। तो अभी भी मैं कोई कागज़ पेन लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे से जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आज मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मुझे इस बारे में बोलना है, लेकिन अगर कभी बोलना है तो मैं कुछ पॉइंट्स बना लूँ कागज़ पे, कि अगर मैं भटकूँ तो वापस देखूँ उस कागज़ को कि हाँ भाई पॉइंट नंबर 1, 10 पॉइंट बना लिए, तो वो कंप्लीट करके ही उठूँ, तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा जितना मुझे पता है। तो इसलिए मैं पॉडकास्ट ज़्यादा बना रहा हूँ। अगर आप नाइट ड्राइव को भी देखोगे तो पॉडकास्ट ही थे, उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखता था। इस पॉडकास्ट में मेरा चेहरा दिख रहा है, उसमें सामने की सड़क दिखती थी। कई लोग उसमें भी बोलते थे कि वही सड़क दिख रही है, आप रास्ता चेंज करो। तो कहाँ से चेंज करो, जब वीडियो अपलोड करने कहीं जाता हूँ या नेटवर्क ही नहीं आता प्रॉपर। तो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करोगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का। और उसके अलावा अभी 2-3 बढ़िया व्लॉग मेरे दिमाग में है, मैं करूँगा। तो अभी एक कुछ सवालों के जवाब मैं दे दूं जो कमेंट्स। एक्चुअली दोस्तों आजकल इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने ज़्यादा कर दिए, तो उसके चलते एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। स्टोरी भी जब मैं कम ही कर पाता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो आजकल मैं स्टोरी लिखता भी खुद हूँ। घटनाक्रम तो मैं किसी बुक से उठाता हूँ, जैसे कॉर्बेट की बुक की एक घटना है, लेकिन उसको कल्पना से लिख के बड़ा करके फिर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके एडिट भी खुद करता हूँ। ये जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है ये भी मैं एडिट करने वाला हूँ। रिसेंटली अभी पॉडकास्ट शूट किया था सोहन लाल के साथ, उसमें बहुत सारे लोग की कंप्लेंट आई कि सोहन लाल के माइक से आवाज़ नहीं आ रही। कई लोगों ने लिखा कि माइक तो चेक कर लिया करो, ऐसा करके। एक्चुअली आजकल बिजी होके मैं सारे कमेंट भी नहीं पढ़ पाता। शुरू में जो कमेंट आ रहे हैं वो पढ़ लेता हूँ, बाद में मौका ही नहीं लग पा रहा। इतना ज़्यादा काम हो गया, वर्कलोड हो गया है। इतनी रील बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, एडिट करो, ये बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, एडिट करो। वो जो पॉडकास्ट बनाया था वो तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत का काम था, क्योंकि 2 कैमरे थे, दोनों की फाइल एडिट करना। क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, बहुत सारी गलतियाँ हो गई। गलतियाँ ये हो गई कि दोनों कैमरे अलग टाइम पे चालू हुए, तो उससे वॉइस मिसमैच हो रही थी। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई अब जब पॉडकास्ट शूट करना है तो आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अब मुझे पता चल गया कि जब पॉडकास्ट करना है कि 2 कैमरों पे, तो कैमरे दोनों साथ में चालू करने, मेरा काम आसान हो जाएगा। पैरेलल फाइल चलेगी, जब जिस कैमरे का सीन दिखाना है दोनों वॉइस साथ में चल रही है। इसमें मैंने गलती क्या करी थी कि दोनों फाइल को अलग अलग एडिट कर लिया था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो
यहाँ तक कि एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट अभी भी 10 मिनट का एडिट होना बाकी है। मेरे सिर में दर्द हो गया था तो मैं छोड़ के ये करने बैठ गया हूँ। तो उस वाले का मैं बता दूं कि माइक दोनों मैंने टेस्ट किए थे, दोनों सही चल रहे थे। गड़बड़ कहाँ हुई मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, सोहन लाल की नहीं आ रही है, और कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे माइक से सोहन लाल की आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं है, सोहन लाल का माइक बिल्कुल प्रॉपर चालू था और टेस्ट किया था चालू करने के पहले। मुंह का डिस्टेंस भी दोनों का बराबर था। थोड़ा सा आवाज़ का फ़र्क है, मेरी आवाज़ तेज़ है, एक कारण ये है। दूसरा एक फ़र्क जो आया बाद में समझ में आया कि दोपहर के टाइम पे शूट किया था, हवा चलने लगी थी, तो हवा का डायरेक्शन क्या था, मेरे पीछे से हवा आगे जा रही थी तो मेरी आवाज़ माइक तक जा रही थी, सोहन लाल के माइक से ऐसे जा रही थी, मतलब आवाज़ हवा की वजह से आवाज़ माइक तक कैरी करने की जगह पीछे उड़ जा रही थी। ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ था, ये कारण था। अदरवाइज जब मैंने एडिटिंग करी थी सोहन लाल की आवाज़ को 200% पे किया था, अपनी आवाज़ को 100% पे, तब ये फ़र्क था। तो अगर 100 पे रखता तो और ज़्यादा फ़र्क था। तो ऐसा नहीं था, प्रॉपर चेक किया था। लेकिन आउटडोर में और हवा आंधी करीब करीब आंधी ही आ गई थी, ये वजह थी। ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। मैं सबके कमेंट का जवाब तो दे सकता नहीं, इसमें बोल दिया, रेगुलर व्यूअर है तो समझ जाएंगे। ऐसे ही एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो डिकाला में खिनानौली के पास में टाइग्रेस दिखी थी जब वो गाड़ी के बगल से चल रही थी, उसमें लोग बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे नहीं सब, तो कई लोग तो जवाब भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत धीमे बोल रहा था कि देखो ऐसा चिल्ला के नहीं बोल रहा था। लेकिन उसमें ये बोल रहा है, एक किसी ने कमेंट किया कि बार बार सेल्फ मार रहे हो। तो मैंने उसका जवाब उसमें दिया कि मैं थोड़ी ना ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, वो तो ड्राइवर मार रहा है सेल्फ। मैं तो उस वक्त दिमाग लगा रहा हूँ कि कैसे इसको कैप्चर कर लूँ, इतना बढ़िया मोमेंट है। उसे बोल रहा है कि उसको सामने चल के डिस्टर्ब कर रहे हो। तो भाई जब वीडियो दे, ये मैं सबको नहीं, उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ जिसने कमेंट किया कि भैया जब वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ आंखों से देख रहे हो कि कान का भी इस्तेमाल कर रहे हो? कान का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं बार बार ड्राइवर को बोल रहा हूँ रोक लो आगे मत बढ़ाओ? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि गाड़ी रोक लो मत बढ़ाओ। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? जो मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ वही मैं खुद कर रहा था। अगर ड्राइवर उस वक्त बोल रहा है कि हेड ऑन शॉट लेना, आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्या उसको पकड़ के खींच लूँगा? यही तो बोलो, अरे रुक जाओ रुक जाओ। वो बोला नहीं नहीं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा रुक जाओ भाई, मैंने कहा जितनी साइटिंग हो जाए उसी में तसल्ली करो, ये मैंने बोला। मैंने कहा बगल से निकल जाएगी, बढ़िया शॉट हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। सामने से चलने के लिए तो मैं मना ही कर रहा हूँ ना। लेकिन ये सारा घटनाक्रम अगर 15 से 20 सेकंड में हो गया तो उतने में क्या करोगे? ड्राइवर को सीट से उतार लोगे कि नहीं करोगे? ऐसा करोगे? ये सब तो ऑन द स्पॉट हो रहा है ना। तो कमेंट करना बड़ा आसान है, सब नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, और कुछ तो नकली आईडी वाले होते हैं। लेकिन सारे लोगों तक ये बात पहुंचे इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट में बता दिया। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। जो बातें तो हो गई, काफ़ी हो गई, और मैंने बता दिया व्लॉग भी आएंगे, लेकिन मीनिंगफुल व्लॉग आएंगे जो प्रॉपर व्लॉग बनाने के लिए हैं। एक जो मजबूरी का, एक जो मैंने आपदा को अवसर बनाया हुआ था कि भाई टाइम था नहीं, वीडियो अपलोड करके लौट रहे हैं तो उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर लो, पॉडकास्ट चलती गाड़ी में। क्योंकि बैठ के पॉडकास्ट बनता है तो लंबा बन जाता है, तो एक तरह से वो 2 वीडियो के बराबर हो जाता है। तो रोज़ जाने का कंपल, अब आज भी मैं गया नहीं हूँ वीडियो अपलोड करने, तो रोज़ जाने का कंपल्शन ख़त्म हो गया। तो आराम से बैठ के बात हो जाती है, और बात उतनी है। अगर 25-25 मिनट के 2 वीडियो है और 50 मिनट का एक आ जाए तो एक ही बराबर है। अभी जो मैं व्लॉग शूट करूँगा वो आपको दिखेंगे, लेकिन रोज़ नहीं करूँगा, कभी कभी। तो दोस्तों अभी क्या था कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया प्लांटेशन के बारे में कि जैसे अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज भाई भारत का दोहन करना चाहते थे, रिसोर्सेज को जितना चूस सकते थे उतना चूसना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनको सागौन की लकड़ी बहुत सारी चाहिए थी, है ना। साल की लकड़ी तो थी ही हर जगह। जैसे आपको देखिए फ्लोरा फौना, बेसिक, मुझे भी बेसिक आइडिया ही है, जनरली सबको बेसिक ही होता है, कुछ लोग को ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे नहीं है। तो जो हर तरह का जो नेटिव स्पीशीज होता है, हर पौधा हर पेड़ एक जगह नहीं उगता, कोई कहीं उगता है कोई कहीं उगता है। तो रेलवे के जो स्लीपर्स बनते थे, जो रेलवे की जो पटरियां होती थी उनके बीच में, आज तो कंक्रीट का बनता है ढाल के, उसके अंदर लोहे के सरिये वगैरह होते हैं। 2 पटरियों के बीच में सीमेंट का होता है,
उसके पहले लोहे वाले भी चले, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उसके पहले चलते थे लकड़ी के स्लीपर, साल के बनते थे। साल मतलब शोरिया रोबस्टा, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत बहुत सारी जगह पाया जाता है, लेकिन आप जिम कॉर्बेट में, पीलीभीत में, दुधवा में तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही देखते हो उनको। उनके बारे में अक्सर ये गाइड लोग बताते हैं कि ये नेचुरली उगता है, मतलब अपने आप उगेगा, इसको अगर आप उगाने की कोशिश करोगे तो नहीं उगेगा। हालांकि ये बात गलत है, उग जाता है। आप यूट्यूब में वीडियो चेक करोगे तो बहुत सारे लोग साल की खेती भी कर रहे हैं। तो सागौन के, जब उनसे पूछते थे हम, मान लीजिए कि भाई गाइड को, कि ये सागौन के पेड़ यहाँ क्यों लगाए हैं, ये एरिया तो सागौन का नहीं है, तो वो बोलते थे क्योंकि साल उगाने से नहीं उगता है, सागौन उग जाता है, प्लांटेशन करना था। रीवाइल्डिंग एक वर्ड होता है, रीवाइल्ड, वो प्लांटेशन के बारे में, यानी जंगल, पेड़ पौधों के बारे में भी होता है, जानवरों के बारे में भी होता है। तो जब आपको जंगल दोबारा उगाना है तो उसमें क्या है, कुछ गलती अंग्रेज़ों ने तो जानबूझ के किया, हमारे आज़ाद होने के बाद जो किया वो शायद अनजाने में किया या उतना आइडिया नहीं था। उनको साल चाहिए था, साल तो अकॉर्डिंग टू जो गाइड लोग था कि भाई अपने आप ही उगता था, जंगल थे तो वहाँ से काटते रहे। फर्नीचर के लिए उनको सागौन चाहिए था। जहाँ सागौन होता है, जैसे कि जहाँ मेरा बचपन बीता वहाँ सागौन के नेचुरल जंगल होते थे। हमारे सरकारी बंगले के ठीक पीछे अजयगढ़ में इतना बड़ा घना जंगल था, लेपर्ड भी उसमें आ जाता था। तो पिकनिक भी हम मनाने जाते थे, सागौन के जंगलों में जाते थे। तो सागौन के जंगल से, लेकिन जहाँ नहीं है तो क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ जंगल नहीं है वहाँ पेड़ काटे अंग्रेज़ों ने, फिर वहाँ पे सागौन यानी कि टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस उगाना शुरू किया। भाई अगर आपको गेहूं उगाना खेत में उगाओगे तो सागौन खेत में तो नहीं उगाओगे, तो जंगल में उगाओगे, जंगल में दूसरा पेड़ है। तो उन्होंने सफाई कराई मजदूरों से, कटवाने के बाद ठूंठ उखाड़ दिया, जिस भी हाथियों से उखाड़ते थे, जेसीबी ट्रैक्टर तो थे नहीं उस टाइम पे। अब उसके बाद उन्होंने प्लांटेशन कराया। तो प्लांटेशन कराते वक्त एक तो ज़्यादातर गलती है क्या है कि जनरली सीधे सीधे पेड़ लगे, और उससे क्या हुआ कि जिस जंगल में वो सागौन नेचुरली उगता है वहाँ तो ठीक है, हालांकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपके खाने में सिर्फ रोटी ही रोटी होगी, चावल ही चावल होगा तो नहीं बात बनेगी ना। प्रॉपर थाली, बढ़िया खाना किसको बोलते हैं? अगर हम अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना थाली में बोलेंगे, रोटी, चटनी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, चावल, रोटी, सलाद, सब कुछ हो, थोड़ा अचार भी अगर है तो कंप्लीट फूड होना चाहिए। तो उसी तरीके का जंगल भी ऐसा है कि उसमें सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपने सागौन ही सागौन उगा दिया। क्योंकि वो जो बेर का पेड़ है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको मतलब अंग्रेज़ों को। उसकी लकड़ी का क्या करोगे? उसको काटो, उसकी जगह सागौन उगाओ, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो हम उसको काटेंगे, जहाँ 5 साल में 10 साल में बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अब वो बेर किसके काम आता था? बेर आता था भालू के काम आता था, ठीक है ना, लेकिन सागौन भालू के काम नहीं आता है। ये एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इस तरीके से जब उन्होंने, अच्छा बेर के नीचे घास भी, जहाँ बेर के जंगल है वहाँ घास भी पनप जाएगी, घास पनप जाएगी तो डियर, बेर को डियर भी खाते हैं। मैंने कई अपने वीडियो में, व्लॉग में बताया है कि बेर की झाड़ियों के पास टाइगर छिपना बहुत पसंद करता है। उसका कारण है कि वहाँ पर डियर आते हैं बेर खाने के लिए, गिरे हुए। भालू बहुत पसंद करता है क्योंकि भालू को बेर खाने, 2 पैर पे खड़ा हो जाएगा, बेर तोड़ के खा लेगा, आधे खाएगा आधे गिराएगा, चलो जो गिराएगा वो भी खा लेगा। लेकिन बर्ड्स भी गिराती है, और बेर इतना छोटा पेड़ होता है कि डियर भी अपने पैर ऊपर उठा के उसको पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। इसलिए टाइगर उसके पास आता है। उसके घनी सी छाया होती है तो उसको अच्छा भी लगता है वहाँ बैठना, और झुरमुट काफ़ी घना सा हो जाता है। जहाँ बेर के जंगल होते हैं, बेरी बेर, जंगली बेरी बहुत होते हैं। अब वो बेर एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं जिनको कि उन्होंने काट के सागौन उगा दिया। तो अब उससे फॉरेस्ट की प्रकृति कैसे चेंज हो गई कि सागौन उग गया जहाँ सागौन नहीं था, सागौन के पत्ते गिरे, पत्ते अच्छी खासी लेयर बना लेते हैं। अब सबसे पहले तो वहाँ पे घास जो उगती थी उगनी बंद हो गई। पहले बेर था, या बेर के जैसे दूसरे पेड़ थे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ऐसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो मुझे सारे फल मालूम है। तेंदू है, अचार एक फल, अचार अपना घर वाला अचार नहीं, फल का नाम अचार है। उसमें बड़ा अच्छा काला काला होता है, खटमिठा फल आता था, मतलब फल को खा लो, छोटा सा होता था, मटर के दाने से थोड़ा बड़ा, और उसकी गुठली को तोड़ो तो ये जो चिरौंजी होती है, जो हमारा ड्राई फ्रूट टाइप का चिरौंजी होती है, उसी के अंदर से निकलती है। तो उसका बाहर से फल भी खाया जाता है, फिर गुठली को तोड़ के चिरौंजी निकलती है। तेंदू, जिससे बीड़ी पत्ता, यानी जिससे, जैसे कि पत्तों से बीड़ी बनती है, वो फल बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही
कम टाइम के लिए आता है। महुआ, ऐसे बहुत सारे, हर्रा, बहेड़ा, ऐसे बहुत सारे फल हैं जो कि नेचुरली और कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। तो वो जब तक थे तो उससे बंदरों को भी खाना मिल रहा है, नीचे हिरण भी खाते हैं उनको, बंदर ने गिराया नीचे हिरण खाते हैं। तभी बंदर के जहाँ बंदर होते हैं वहाँ हिरण नीचे घूम रहे होते हैं। क्योंकि अलार्म कॉल में लंगूर ऊपर से देख लेता है, जंगल का सीसीटीवी कैमरे का काम करता है, नीचे डियर को मालूम चल जाता है कि भाई दूर से टाइगर आ रहा है। क्योंकि डियर कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें रेड कलर नहीं दिखता है, तो रेड कलर की जगह टाइगर उनको ग्रीन दिखता है। धारीदार होता है तो झाड़ी के पीछे खड़ा होता है तो उनको नहीं दिखता है। स्मेल कर पा रहे होते हैं, अगर वो हवा की दिशा के, जहाँ से हवा आ रही वहाँ हो, तो टाइगर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको हवा का डायरेक्शन मालूम है। कान हिला के, और उसके जो विस्कर्स होते हैं जब हिलते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हवा का डायरेक्शन क्या है। तो वो जानबूझ के घूम के उधर से आता है जहाँ से डियर की हवा टाइगर की तरफ आ रही है, टाइगर की हवा नहीं जा रही। तो डियर सूंघ नहीं पाता, टाइगर काफ़ी नज़दीक आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, हवा का ऐसा तो है नहीं कि पंखे की हवा है कि चल ही रही है, कभी कभी इधर घूमती उधर घूमती। डियर को मालूम चल जाता है कि भाई टाइगर है, नाक से सूंघ के वो अलार्म कॉल करना शुरू कर देता है, पैर पटकना शुरू कर देता है, पूंछ खड़ी कर लेता है, पूंछ का सफ़ेद हिस्सा अपने साथियों को दिखा रहा होता है। लेकिन अभी उसे मालूम नहीं है टाइगर कहाँ है। मालूम चलता है तो फिर तो कॉल करके भाग जाता है उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन लंगूर देख लेता है, क्योंकि उसको तो सारे कलर दिखते हैं इंसान की तरह से, तीनों, रेड भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, तो वो कॉल करना शुरू कर देता है। एक ये कारण है। एक बंदर को, एक लंगूर को फ़ायदा डियर से है कि लंगूर की सूंघने की शक्ति उतनी बढ़िया नहीं है, डियर की है। जब डियर सूंघ के अलार्म कॉल करता है तो लंगूर को मालूम चल जाता है। लेकिन उनका यहाँ जिस बात से वहाँ पे पहुँचा था वो ये था कि ऊपर से फल गिराते हैं, नीचे खाते हैं। फलदार वृक्ष थे तो अब उसकी जगह अंग्रेजों ने लगा दी है सागौन, टीक। फल ही नहीं है, फल जो है वो खाने लायक नहीं है, तो उस पर बंदर को क्यों बैठना है? लंगूर बैठ के करेगा क्या? बैठेगा नहीं। नीचे पत्ते गिर गए, पत्तों की पूरी लेयर जम गई। लेयर जम गई तो घास कैसे पनपेगी? जब घास को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही तो कैसे, हवा भी नहीं मिल रही। और वो पत्ते ऐसा तो नहीं है, वो तो एक के ऊपर एक जमते हैं, अच्छे घास नीचे वाले दब जाते हैं। तो जो घास पनप रही थी, जब वहाँ पे फलदार वृक्ष थे, डियर को फल भी मिल रहे थे, उसको घास भी मिल रही थी, अब उसको दोनों नहीं मिल रहे। तो वो उसने कहा भाई यहाँ क्यों रुकना, साइड चलो जहाँ दूसरे हैं। जितने में अंग्रेजों ने लगा दिए सागौन, उसको छोड़ के चलना पसंद करेगा। घूमते घूमते आ जाए अलग बात है, कि कहीं से पेट भर के आया है, इधर पानी का डायरेक्शन, बीच में सागौन का जंगल है तो आ गया, या घूम रहा है, या किसी के खेत की तरफ जा रहा है, बीच में सागौन का जंगल पड़ गया। सागौन के जंगल में डियर को करने के लिए कुछ नहीं है। अब टाइगर आता है डियर के लिए। लेकिन चलो भाई, एक कंडीशन ये बन रही है कि जब डियर अपना पेट भर के कहीं से आ गया, ग्रासलैंड में उसने घास खा ली, अब उसको धूप लग रही है, उसने कहा चल भाई सागौन के जंगल के अंदर आराम कर लेता हूँ, छाँव तो है। तो उसके अंदर कहीं लेट गया। टाइगर सोचा कि चल भाई डियर लेटा, इसका शिकार करूँ। तो वो जो पत्ते पड़े हैं वो आवाज़ करते हैं। टाइगर के पंजे गद्देदार होते हैं, लेकिन कितने भी गद्देदार हों, जब सूखा पत्ता, और एक नहीं 5 पत्ते एक के ऊपर एक पड़े, बड़ा सा पत्ता, तो वो चरमराएगा। तो उसका वो शिकार, उसके जो अटैम्प्ट जिसमें वो 100 बार दौड़ता है तो 20 बार डियर को पकड़ पाता है, वो सागौन के पत्तों के नीचे वो 5 बार भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो वो भी सोच रहा है यार यहाँ नहीं पकड़ूंगा इसको, जब ये दूसरी जगह होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा भेद खुल जाता है। तो उस तरीके से डियर, एक तो डियर नॉर्मली घास चरते नहीं मिल रहे, उसके नीचे मिलते हैं, मतलब जब पत्ते नहीं गिरे होते कहीं ना कहीं घास उग आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घास नहीं उगती, कम हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों को भारत के जंगलों को बचाए रखने से कोई लेना देना नहीं था। उनको चाहिए था लकड़ी मिले उसको काटो, पैसे बनाओ। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस टाइम पर जो गलती करी, वो गलती की कि जहाँ जहाँ प्लांटेशन कर, ऐसे ही उन्होंने सागौन नहीं, ठीक नहीं, यूकेलिप्टस भी किया। यूकेलिप्टस का एडवांटेज क्या? सागौन की लकड़ी का एडवांटेज है, यूकेलिप्टस के तेल का एडवांटेज है। उससे इसेंशियल ऑयल बनता है, बहुत सारी मेडिसिन बनती है आपके सांस से संबंधित, और जो इस तरह की आपको अगर कफ क्लियर करना है तो ड्रॉप जो बनती है, अगर स्टीम लेनी है, और विक्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ बनती हैं, तो उससे बनती है, उसकी वैल्यू है, बिकता है। तो वो भी उगाना शुरू किया। पूरे आप देखोगे नीलगिरी की पहाड़ियों में पूरे में प्लांटेशन है। नीलगिरी यूकेलिप्टस को ही बोलते हैं। ऊटी वगैरह जाओगे तो पूरे जंगल यूकेलिप्टस के। यहाँ भी आप जाओगे जंगल के जंगल में एक पूरा बेल्ट आपको यूकेलिप्टस का मिल जाएगा, चाहे पाखरो हो चाहे वहाँ हो।
तो वो प्लांटेशन के अंग्रेजों के टाइम का आज तक चल रहा है? नहीं, हमारे इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी प्लांटेशन किया है, और जो टीक है उसका भी किया है। जहां पर टीक था वहां कर देना ठीक था, कि जितने परसेंट था कायदे से। तो प्लांटेशन करते वक्त ऐसा नहीं कि टीक कर दो, हर बहेड़ा तेंदू सबके करो और मिक्स करो। जनरली क्या होता है, सागौन के जंगल एक साथ सागौन के होते हैं, नेचुरल जंगल जो होता है ऐसा ही होता है। सागौन का नेचर क्या है, कंपटीशन वाला नेचर है। उसका नेचर ये है कि खुद तो उगूंगा, दूसरों को नहीं उगने दूंगा। तो वो एक केमिकल छोड़ता है, केमिकल जब आता है तो केमिकल उसको तो ग्रोथ करने देता है, दूसरों की ग्रोथ को रोक देता है। लेंटाना का भी ऐसा ही है। तो उसके चलते क्या है, जहां उसका वो उग रहा है, जहां उसकी जड़ें हैं, वहां पे वो केमिकल छोड़ दे रहा है, दूसरे प्लांट्स नहीं पनप पा रहे हैं। तो जो जंगल के जंगल लगा दिए, जहाँ पे नेटिव स्पीसीज था, जहाँ मिलता था, वहाँ पे भी दूसरे फलदार भी लगाने चाहिए थे। और जहाँ का वो नेटिव नहीं था, तराई इलाके, जिम कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा, पीलीभीत, यहाँ पर भी सागौन लगा दिए। ये गलत था, वहाँ की नेटिव स्पीशीज थी नहीं, वहाँ दूसरे पेड़ लगाने चाहिए थे जो थे। क्योंकि लोगों के मन में भ्रांति थी कि साल का पेड़ नेटिव है लेकिन उगाने से उगता नहीं है, तो उन्होंने बदले में क्या, भाई जंगल लगाना है तो उन्होंने सागौन लगा दिया, जबकि साल उगता है। आप यूट्यूब में चेक कर लेना, साल की खेती बहुत सारे किसान कर रहे हैं। तो इस तरह से जंगल का इकोसिस्टम खराब हो गया। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, उसमें योगदान इसने भी किया। वाइल्ड लाइफ इधर से उधर मूव कर गई। वो जंगल का इलाका जहाँ वाइल्ड लाइफ आराम से घूम सकती थी, जहाँ डियर को भोजन मिल रहा था, डियर का भोजन ख़त्म कर दिया, टाइगर की हंटिंग स्पेस ख़त्म कर दिया, दोनों ने मूव करना शुरू कर दिया। अगर फलदार वृक्ष लगाए होते तो अलग बात होती, उनका भोजन होता। अभी भी देखिए, जो ये गलती है, ऐसा नहीं कि गलती खत्म नहीं की जा सकती है। अभी भी फलदार वृक्ष लगा देना चाहिए, नेटिव स्पीशीज। ऐसा मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि ऐसा नहीं कि आप मध्य प्रदेश में सेब लगा दो, एप्पल लगाना है तो कश्मीर के जंगलों में लगाओ। और हालांकि वो जंगल का नहीं है, वो बागान का है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में लगाओ, हिमाचल में लगाओ, जहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट करता है। मध्य प्रदेश में लगाओ तो वही लगाओ जो वहाँ होते हैं। जंगल में लगाना है तो जंगली जामुन लगाओ, जंगली अमरूद लगाओ, ये वाला अमरूद मत लगाओ। हर बहेड़ा तेंदू इस तरह के जो जैसे होते हैं, मतलब सारे प्लांट्स अलग अलग लगा के एक वैरायटी बन जाए, एक मिक्स्ड फॉरेस्ट बने। अब जैसे यहाँ पे हाथियों का बेल्ट है, अब बांधवगढ़ में हाथी आ गए हैं, पहले तो हाथी नहीं होते थे। बांधवगढ़ में बांस भी है, काफ़ी है, लेकिन सागौन भी है। सागौन को हाथी नहीं खाता है। हाथी के बारे में आपको मालूम है कि वो पत्ते कम खाना पसंद करता है, वो छाल, टहनियाँ ज़्यादा चबाना पसंद करता है। और छाल, टहनियाँ चबाता है अपने दांतों से। उसके मुंह में 26 दांत होते हैं, 2 दांत जो बाहर निकले होते हैं वो मेल के तो बाहर निकले होते हैं, अगर मखना है तो छोटे हैं, और फीमेल के भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन होते हैं। और बाकी 24 दांत चबाने के होते हैं, जो कि एक कन्वेयर बेल्ट की तरह से चलते हैं, सरकते जाते हैं, मतलब हाथ दांत घिसते जाते हैं और वो सरकते जाते हैं। हाथी को भी मालूम है कि मेरे ये सेट जो है बुढ़ापे तक नहीं आएंगे। बुढ़ापे में हाथी के वो दांत आने सरक के बाहर तो जाते रहते हैं, नए आने बंद हो जाते हैं फाइनली। तो जब वो बंद हो जाते हैं तो हाथी को मालूम होता है कि अब मैं क्या करूं। जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं कवर कर लेता हूं कि एक जो एलिफेंट ग्रेवयार्ड का कॉन्सेप्ट चलता है, कि एक पुराने ज़माने में मान्यता थी कि हाथी एक खास जगह पे जाके मरते हैं। वो दांतों से रिलेटेड है कि जब दांत उनके घिस जाते हैं तो वो चबा ही नहीं पाते, टहनियाँ कहाँ से चबाएंगे, और उनका मेन फूड टहनी है। आप हाथी का मल देखोगे, जो उसकी लीद है, या गोबर देखोगे, उसमें आपको रेशे ही रेशे ज़्यादा मिलेंगे। गाय के गोबर से हाथी का गोबर या लीद का कंपैरिजन करोगे, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे आपको रेशे मिलेंगे। बहुत सारे लोग जंगल के नज़दीक रहने वाले हाथी के गोबर या लीद का इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए करते हैं। उसको जो सूखा हुआ होता है उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि उसने टहनियाँ खाई हुई होती है और उसके जो धुएं से मच्छर भागते हैं। कपड़ा भी बनता है हाथी के गोबर से, कागज़ भी बनता है हाथी के गोबर से, क्योंकि उसमें कागज़ किससे बनता है, प्लांट से बनता है, ट्री से बनता है। ट्री ही तो खाया हुआ है हाथी ने। तो दूसरा तरीका है, बिना पेड़ काटे हाथी के गोबर को साफ करके वो पेड़ की टहनियाँ निकल आती हैं। तो हाथी टहनियाँ खाता है,
एलिफेंट ग्रेवयार्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा छूट गया। तो जब फाइनली उसके दांत नहीं आते तो वो क्या करेगा, तो भाई वो चला जाता है पानी की तरफ, क्योंकि पानी के अंदर उसको मुलायम घास मिलती है। वो ऐसे खा लेगा तो अंदर उसके पेट के एंजाइम्स उसको हजम कर लेते हैं, उसको कुछ न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। हालांकि हाथी को खाने के लिए चाहिए 150 किलो। 150 किलो पानी के अंदर वो ढूंढ पाए, ये संभव नहीं है। 40-50 किलो खा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो कमज़ोर होता रहता है। वैसे भी उसकी मौत, न बुढ़ापा नज़दीक आ गया, दांत, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फाइनली हाथी पानी के अंदर लेट जाता है और अपनी सूंड को भी डुबो लेता है। जब उसका चलने लायक नहीं बचता, फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि मरने का यही तरीका है। मुंह तो डूबा ही है, सूंड भी डुबा लेता है, क्योंकि हाथी समुद्र में भी तैर लेते हैं। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चले जाते हैं सूंड को ऊपर करके। वजन इतना ज़्यादा होता है कि तैरने में उनको मशक्क़त करनी नहीं पड़ती। तो फाइनली जब वो गिर जाता है तो कीचड़ है, मिट्टी है, धीरे 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 उसका वजन तो है 4 से 5 हज़ार किलो वजन है। कमज़ोर भी हो गया तो 1 हज़ार किलो कम कर लो। वो धीरे 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 धंस जाता है। दूसरा हाथी आता है, तीसरा आता है, ऐसे करके 50 हाथी वहाँ मर गए। कभी वहाँ पे खुदाई होगी तो 50 हाथियों के कंकाल मिलेंगे। तो हो गया कि एलिफेंट ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे हाथी मरने आते हैं। वो मरने नहीं आया था, वो सरवाइव करने आया था। वहाँ पानी था, इस वजह से आया था। इसीलिए नेचुरल डेथ वाले हाथियों की लाश बहुत कम मिलती है। अगर टाइगर ने किसी हाथी को मार दिया, या आपस में फाइट में हाथी मर गया, या टस्कर ने दांत घुसेड़ के किसी फीमेल को मार दिया, मर गई, उसकी लाश तो फॉरेस्ट वालों को मिलती है। नेचुरल डेथ वाले बहुत कम मिलते, मिल सकते। पानी उथला है, मर गया, पूरी तरह से घुसा नहीं तो मिल जाएगा, लेकिन पानी प्रॉपर है तो नहीं मिलेगा। ये तरीका था। वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा भटक गया हूँ। कि सागौन के पेड़ पे था मैं। तो जब सागौन का पेड़ उगाया तो वो खाना कैसे खाएगा, छाल जिसको वो रेगुलर खाता है, क्योंकि उसके फूड चेन में था ही नहीं। तो वो भी थोड़ा वहाँ से जाता है। अंदर से मूव करने में भी दिक्कत हो रही। घना जंगल, पेड़ एक के पास एक नज़दीक होते हैं और किसी काम के नहीं हाथी है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ राजा जी नेशनल पार्क में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें हाथी खाते हुए मिले थे। मोतीचूर रेंज के हाथी नहीं खा रहे थे, चिल्ला रेंज के हाथी। यहाँ पे अलग अलग रेंज है। जहाँ मैं बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये सामने मेरे गोहरी रेंज है। चिल्ला रेंज 10-15 किलोमीटर दूर है और मोतीचूर रेंज 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो जो मोतीचूर रेंज के हाथी थे वो नहीं खा रहे थे, उस स्टडी में देखा गया। चिल्ला रेंज के हाथी सागौन की छाल को छील के खा रहे थे। मरता क्या ना करता भाई, खाना कम पड़ रहा है, चल भाई इसको ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अडेप्ट कर लिया। अब धीरे धीरे बांधवगढ़ में भी जो हाथी पहुँचे हैं वो भी अडेप्ट करेंगे। अगर उनको अपना वैरायटी बढ़ानी है तो शायद वो या तो कर चुके होंगे या वो करेंगे सागौन की छाल को खाना। लेकिन सागौन ना उगाया जाए, मिक्स्ड ब्रीड के प्लांट्स, ट्री उगाए जाए जंगल के लिए, तो ये बेहतर है। अंग्रेज़ों ने तो अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन भारतीयों का कोई स्वार्थ नहीं है, जंगल से कटाई करते नहीं हैं। तो भारतीयों का तो ये, भारत का मतलब सरकार का, भारत सरकार का तो यही उद्देश्य है। भारत सरकार के अंदर सारे राज्य आ गए कि भाई जंगल बढ़िया हो। तो जंगल बढ़िया हो तो उसके लिए इस तरफ भी गौर करना चाहिए। क्या पता वो पहले से गौर कर रहे हो, मेरी जानकारी में ना हो। हाथी की मूवमेंट से मुझे याद आया कि अफ्रीका के अंदर देखिए, एक तो हमारे एशियन एलिफेंट होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि भाई अलग ही पहचानते हैं। उसके मैं बेसिक बता दूं कि जैसे साइज़ थोड़ा छोटा है उसके कंपैरिजन में, कान का साइज़ छोटा है। एशियन एलिफेंट के कान छोटे हैं, अफ्रीकन एलिफेंट के कान बड़े हैं। क्यों है ऐसा? अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे अफ्रीका के कंपैरिजन में गर्मी कम पड़ती है। और हाथी अपना जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है कान हिला हिला के करता है। कान में वेन्स होती हैं, उसमें ब्लड आता है। जब वो हिलाता है, हवा के संपर्क में आती है, उतना खून ठंडा हो जाता है, वापस सर्कुलेट होके जाता है, नया खून आता है। जैसे हमारी स्किन पे पसीना आता है, पसीना आता है, हवा से उड़ता है, उतनी स्किन और वो वेन्स ठंडी हो जाती हैं, खून जाता है। तो हमारा जिस तरीके से बुखार में पसीना आता है, मुझे किसी डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्रोसिन का काम भी ये है कि वो क्रोसिन ब्लड को स्किन के ऊपरी सतह पर लेके आ जाती है। तो उससे पसीना, जब आप क्रोसिन खाते हो तो पसीना ज़्यादा आता है, पसीना आता है, हवा लगती है, उड़ता है, तो बुखार कम होता है। कॉन्सेप्ट वही है कि जब किसी को बहुत तेज़ बुखार हो तो यही बोलते थे ना, बर्फ़ की पट्टियाँ रखो, फाइनल, कि नहीं रखोगे तो बुखार कम नहीं होगा। और वो डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे,
डॉक्टर फोतेदार नाम था उनका, तो था मतलब है, दिल्ली एम से उन्होंने MBBS किया था, MD पता नहीं कहाँ से किया था। तो उन्होंने बताया, मेरे दोनों बच्चों के डॉक्टर वही थे। तो बच्चों को बुखार आता था, वो बोलते थे कि नहला दो, और बोलते थे कि 26 पे AC लगा के AC में सुला दो। जनरली हमने बचपन से जो कॉन्सेप्ट सुना था वो ये था कि भाई बुखार आया तो चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, कि हवा नहीं लगनी चाहिए। नहलाने का तो सोचते भी नहीं थे, और वो बोलते थे नहला दो, तो उनके बात में दम था। और वो बोलते थे बुखार है तो AC चला के सो, तो बुखार नहीं बढ़ेगा। ये मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से पूछना। जो मुझे बताया था हमने वही करना शुरू किया था। काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, और उनकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी जब टूर कंपनी थी तो उनके वो फोतेदार कश्मीर के कश्मीरी पंडित होते हैं, लेकिन कश्मीर से वो दिल्ली आ गए थे। तो उनको उनके फादर जब गए पैकेज, क्योंकि मेरी टूर कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने पैकेज बुक कराए थे उनके फादर। तो मैंने, क्योंकि मेरे डॉक्टर थे, तो मैंने उनके लिए स्पेशल कुछ करा दिया था, कश्मीरी वाजवान और बहुत तरह तरह के व्यंजन। वाजवान वो होता है जैसे हम बोलते हैं 56 भोग, हमारे यहाँ कश्मीर में वाजवान बोलते हैं, हाउस बोट में, और बहुत अच्छा ट्रीट कर दिया था। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए थे। और किस्मत बोलिए कि जब वो लौट के आए उसके कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं अपने बच्चों को कुछ दिखाने के लिए गया था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे डॉक्टर फोतेदार के। वो बोले थे कि अवस्थी जी, मेरे पिताजी के चेहरे पे, डॉक्टर फोतेदार भी गए थे उस ट्रिप में, बोले जो मैंने चेहरे में चमक देखी जब आपने उनका स्पेशल ट्रीटमेंट कराया, और अपने देश, अपने घर कश्मीर वो वापस गए थे और उनको सब कुछ बढ़िया मिला, तो उनके चेहरे की जो चमक थी वो मैंने पहले पता नहीं कितने सालों से नहीं देखी थी। और मैं आपका ये कभी जो आपने किया कभी भूलूंगा नहीं, उन्होंने मुझे, और बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मुद्दे पे आता हूँ मैं। ये बात मुझे ऐसे याद आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई बुखार में आप AC चला दो। तो बात आई थी स्किन से, कि हमारी स्किन पे पसीना बाहर आ जाता है तो हमारा बुखार उतर जाता है। हाथी के कान फड़फड़ाने से हाथी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कुत्ते की जीभ से वो जब मुंह खोल के हाँफता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है अफ्रीका में, तो उनके कान बड़े होते हैं। कान, गर्मी ज़्यादा, ब्लड चाहिए, ज़्यादा सर्कुलेशन चाहिए, ज़्यादा वेंस चाहिए। एशियन एलिफेंट में कंपैरिजन में कान छोटे होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की दरारें बहुत ज़्यादा, रिंकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एशियन एलिफेंट में कम होती हैं। उसका कारण भी यही है कि वो हाथी जब पानी डालता है अफ्रीकन एलिफेंट अपने ऊपर, तो रिंकल्स के अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। ज़्यादा देर तक शरीर को ठंडक बनी रहती है। जब उतनी तेज़ गर्मी में वो रहता है तो उसको उससे फ़ायदा होता है। यहाँ कम गर्मी पड़ती है तो रिंकल्स कम होती है। और भी कुछ फ़र्क होते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। सूंड में फिंगर्स अफ्रीकन एलिफेंट की 2 होती हैं, एशियन एलिफेंट की 1 होती है, जिससे वो सुई तक को उठा सकता है। यहाँ पे एशियन एलिफेंट को हम डिस्कस ना करें, जंगल की बात में मुझे याद आया है, फिर ये पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, उसको मैं एंड करूँगा। तो अफ्रीकन, आपने कभी सुना होगा कि सबसे बड़ा हाथी कौन होता है? अफ्रीकन एलिफेंट में भी 2 वैरायटी होती है। एक होता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, यानी ग्रासलैंड वाला एलिफेंट, और एक होता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। तो जो अफ्रीकन बुश एलिफेंट होता है, ग्रासलैंड वाला एलिफेंट, उसके दांत जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं और ये खुले होते हैं। आप कभी भी फोटो निकालो, R&D खुद ही करो, R&D मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो आप उसके दांत देखो, ज़्यादा लंबे मिलेंगे। एक तो नाम में भूल गया हूँ उसका, तो पता नहीं कितने 10-12 फीट लंबे दांत थे, वो चलता था, उसका नाम बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, अभी मरा है। वो बुश एलिफेंट था, ग्रासलैंड वाला, क्योंकि उसको झाड़ियों के बीच से ज़्यादा गुजरना नहीं है, उसको वो चौड़ा रास्ता चाहिए नहीं, तो उसके दांत अपने आप फैल जाते हैं। जो फॉरेस्ट एलिफेंट होता है अफ्रीका का, वो हमारे एशियन एलिफेंट से तो बड़ा होता है, साइज़ में भी थोड़ा छोटा होता है बुश एलिफेंट से। कान भी थोड़े इसके कान ट्रायंगुलर शेप के होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के, उसके थोड़ा सा गोलाई लिए हुए, क्योंकि वो जंगल के अंदर रहता है। तो गर्मी का कंपैरिजन करोगे तो गर्मी बुश एलिफेंट को ज़्यादा लग रही। डायरेक्ट सनलाइट है, पेड़ की छाँव है ही नहीं, गिने चुने एक आध पेड़ होते हैं, उसके नीचे एक हाथी खड़ा हो जाएगा। हर्ड भी 70 हाथियों के हर्ड होते हैं, और फॉरेस्ट एलिफेंट के हर्ड 20 के होते हैं, जैसे हमारे एशियन एलिफेंट के। तो उसकी आदतें एशियन एलिफेंट से मिलती हैं।
उसके दांत छोटे होते हैं और वो बाहर को निकले हुए नहीं होते हैं। और ये बात, जिस बात से मुझे ध्यान आई वो सागौन के जंगल से ही याद आई थी अचानक बोलते बोलते, कि सागौन के जंगल के अंदर, चाहे वो सागौन का जंगल हो चाहे कोई भी घना जंगल हो, हाथी को निकलने में दिक्कत होती है ना। तो उसके अगर दांत निकले हुए हैं तो उसको तो दांत एक इधर घुस जाएगा, जब तक वो इसको निकालेगा झटका देगा, उधर दूसरा घुस जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो अपने आप उसके दांत धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं और उतने बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं। दूसरा, उसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेड़ से टकराएगा, कहीं झाड़ी से, मतलब किसी से टकराएगा, उसमें स्क्रैच हो। लेकिन ज़्यादा वजन वाले होते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और मोटे होते हैं। अगर उनकी विड्थ नापोगे आप, बुश एलिफेंट यानी ग्रासलैंड वाले उसके लंबे हैं, लेकिन इसके छोटे हैं तो मोटे ज़्यादा है, थोड़ा पीलापन भी ज़्यादा है। तो यहाँ वो पर्पज़ नहीं था, अचानक याद आ गया तो कुछ ना कुछ बोलना है तो जो याद आता है, ये विदाउट स्क्रिप्ट कोई पॉइंट्स भी नहीं थे, जो याद आया। घूम फिर के बात शुरू हुई थी कि जो रीवाइल्डिंग प्रोग्राम है, रीवाइल्डिंग ये प्लांट्स वाला था, ऐसे ही जंगली जानवरों को आता है कि जो नेटिव स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, पहले इसको क्लोज कर दूँ नहीं तो फिर ये अधूरा रह रहा है, कि रीवाइल्डिंग में जो प्लांटेशन वाला जो रीवाइल्डिंग है वो नेटिव स्पीशीज़ के साथ ही किया जाए, मिक्स्ड फॉरेस्ट लगाए जाएं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सागौन लगाया तो एक लाइन से सागौन लगा दिया, उससे एक लाइन, जैसे हम खेतों में क्यारी लगाते हैं, एक क्यारी पकड़ ली, एक क्यारी पकड़ ली, बीच से चलने का रास्ता है, ये गड़बड़ है, जंगल का हिसाब गड़बड़ हो गया यहाँ पे। कैसे हो गया? डियर भागेगा, उसको टाइगर पकड़ लेगा ना, क्योंकि वो सीधे सीधे दो पेड़ के बीच में भाग रहा है, उसको मौका मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से जिगजैग है तो वो अपना नेचुरल जिस तरह से बचने का, जिस अपना अपना मौका है, जिसको मौका मिला। ऐसा ही उल्टा है कि टाइगर कूद के जंप मारने वाला, डियर को सीधा रास्ता मिल गया, वो सीधे भाग जाएगा। दोनों परिस्थिति हो सकती है, उस कंडीशन में कौन तेज भाग रहा है। वैसे डियर तेज भागता है, टाइगर 10-15 किलोमीटर पर आवर कम भागता है, लेकिन बात है कि दोनों को प्रॉपर चांस नहीं मिला, क्योंकि जंगल को इंसान ने अपने तरीके से कर दिया, क्यारी के तरीके से लगा दिया। क्यारी के तरीके से नहीं लगाना चाहिए, इधर उधर जिगजैग तरीके से लगाना चाहिए। तो रीवाइल्डिंग में प्लांट वाला खत्म हो गया। थोड़ा सा जंगली जानवरों के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि चीता वापस लाया गया, एशियन के बदले अफ्रीकन लाया गया, लेकिन फिर भी ठीक है, दोबारा प्रोड्यूस तो नहीं किया जा रहा, दोबारा डीएनए से कोई यूज़ करके बनाने की नौबत तो नहीं आ रही है। चीता का रोल क्या था मैंने पहले ही बताया, लेकिन रिलेटेड टॉपिक है, हर आदमी हर पॉडकास्ट नहीं देखता, इसलिए ज़रा सा टच कर लेता हूँ उस टॉपिक को कि चीता तेज़ भागने वाले जानवरों को पकड़ता है। ग्रासलैंड में डियर बैठे हैं, मान लीजिए ढिकाला का जंगल है, ढिकाला में जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जो कालागढ़ डैम है, उसका जो कैचमेंट एरिया वाला ग्रासलैंड है, या फिर जो चौड़ है, बहुत सारे चौड़ डूब चुके हैं उस डैम के अंदर, जिसके चलते हॉक डियर की पॉपुलेशन में दिक्कत आ गई है। तो चौड़ है, चौड़ मतलब चौड़े चौड़े घास के मैदान को उत्तराखंड की लैंग्वेज में चौड़ बोलते हैं, ग्रासलैंड्स। तो आप अगर डिकाला जाते हो तो आप देखोगे ग्रासलैंड में आपको बहुत सारे डियर बैठे मिलेंगे, रात को तो कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप स्टे कर रहे हो, सुबह सुबह देखना 5-1 बजे, जब तक डियर उठ के चलना शुरू नहीं करते, दूर दूर तक आपको जहाँ निगाह जा रही है हाथी मिलते हैं, डियर मिलते हैं। हाथी का है कि भाई पानी है, घास है, अपना सुरक्षित हैं, बच्चे भी सुरक्षित हैं टाइगर के अटैक से। डियर का है कि भाई टाइगर कहीं से भी आएगा, मैं भाग जाऊंगा। सारे डियर नहीं सोते, कुछ संतरी बन के खड़े रहते हैं, बारी बारी से अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं। तो वो जो ग्रासलैंड है जहाँ लेपर्ड भी अटैक नहीं कर पा रहा है डियर पे, जहाँ टाइगर भी अटैक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे डियर की तादाद बढ़ रही है। नेचुरल जो होना चाहिए उससे बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ा चेंज हो गया। हालांकि क्योंकि ग्रासलैंड में हंट करने के लिए चीता परफेक्ट था, चीता तो ख़त्म हो गया था। तो अगर चीता को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वो जो ग्रासलैंड में, जो ये उदाहरण के लिए मैंने डिकाला बोला है, ऐसे पूरे देश में हर जगह जगह ग्रासलैंड होते हैं, और डियर रात को खुले में ही बैठना पसंद करते हैं। जहाँ छोटे छोटे ग्रासलैंड भी हैं तो घने जंगल से निकल के खुले घास के मैदानों में बाकी लेट जाएंगे, कुछ अपनी ड्यूटी करेंगे, फिर वो ड्यूटी चेंज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टाइगर एम्बुश करके जो अटैक करेगा रात को तो कहीं से ही मार देगा घने जंगल में, तो वो खुले में बैठते हैं। खुले में चीता मार देगा। चीता रात से ज़्यादा कंफर्टेबल दिन में है, लेकिन उस कितना ही दौड़ लेगा डियर,
चीता 120 किलोमीटर पर आवर यानी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। डियर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ता है। कोई कोई एंटीलोप है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ता है। इंडियन गज़ल, ब्लैक बक शायद इनमें से कुछ तेज़ दौड़ता है, लेकिन उससे भी तेज़ चीता दौड़ता है। तो ये यहाँ पे फ़र्क आ गया ना कि एक जानवर ऐसा था तो उस जगह पे थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ होने लगा था, क्योंकि शिकार करके चीता ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरीके से कई जगह पे इंडियन बाइसन यानी कि गौर ख़त्म हो गए। गौर ख़त्म क्या हो गया, लैंटाना की वजह से वो शिफ्ट हो रहे हैं। उनको जो थोड़ी बड़ी घास चाहिए, डियर को छोटी घास चाहिए, इसको थोड़ी बड़ी चाहिए। लैंटाना के नीचे लैंटाना के नीचे घास वैसे ही नहीं पनप पा रही है जैसे वो सागौन के नीचे नहीं पनप पा रही। उसके चलते सड़क के किनारे बाइसन की मूवमेंट ज़्यादा देखी जा रही है। सड़क किनारे सफाई होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करता है सफाई। दूसरी बात, कभी गाड़ी ने ओवरटेक किया, उसका टायर चढ़ गया, तो वहाँ पे जो झाड़ी वाड़ी को पनपने का कोई चांस नहीं है। तो झाड़ी चली गई तो उसकी झाड़ी ने इतना बड़ा एरिया कवर किया था, उसके नीचे घास को पनपने का मौका मिल गया। तो घास मिल रही है तो बाइसन सड़क के आसपास ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही वाटर बफेलो जहाँ जहाँ थी, जैसे बीच में भी मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वाटर बफेलो को री इंट्रोड्यूस किया गया काजीरंगा से लाके, क्योंकि पहले यहाँ पर होती थी। वो खरपतवार के नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान करती है, खींच के उखाड़ लेती है तो खरपतवार भी चली जाती, साथ में वाटर पॉइंट्स को वापस रीजनरेट कर देती है। खुरों से गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ उछल कूद करती है, लेटती है, उससे वाटर पॉइंट्स बढ़िया बने रहते हैं। जो गाद जमा हो रही होती है इधर उधर सड़क के जगह बना देती है, तो वो अपना रोल पूरा करती है। तो उन जानवरों को री इंट्रोड्यूस कराना चाहिए उन जगहों पे जहाँ थे। जहाँ नहीं थे वहाँ पर लाने की गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जहाँ सागौन नहीं था, टीक नहीं था, वहाँ पर टीक का प्लांटेशन करना गलत था। वैसे ही रीवाइल्डिंग प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करके ये काम करना चाहिए। और रीवाइल्डिंग में चिड़ियाघर से, ज़ू से निकाले गए जानवर डायरेक्ट नहीं छोड़ने चाहिए। कम से माँ बाप को ले जाओ, उनका जो बच्चा पैदा हो, जो जंगल में ही पैदा हो, जंगल में ही बढ़े, उसे जंगल में आप छोड़ोगे तो वो रीवाइल्ड होगा, क्योंकि उससे वो पैदा ही जंगल में हुआ है। और इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आर्टिफिशियल बाड़े बनाने की, सफारी पार्क आर्टिफिशियल, जहाँ पर जानवर छोड़े जाए, नेचुरल फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक जानवर हर्बीवोरस भी छोड़े जाए, उसी के अंदर सेक्शन बना दिए जाए। रीवाइल्डिंग वाले जानवर उसके अंदर रखे जाएं, जो अपने आप शिकार करें, नेचुरल जंगल हो। बहुत बड़ा बाड़ा है तो फेंस बहुत दूर है, उनको काफ़ी कुछ नेचुरल मिल रहा है। उनको खाना देना कम करो धीरे धीरे, या बचपन से छोड़ो तो उनको जिस तरीके से टाइगर के बच्चे होते हैं। अभी रिसेंटली किया गया, अभी रिसेंटली एक मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, वहाँ टाइगरेस का बच्चा मिला था, तो उसको टाइगरेस मर गई थी तो बच्चे को जू में डाल दिया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, राजस्थान में हुआ शायद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको इस तरीके से पाला था कि इंसान के संपर्क में कम से कम लाए थे, और उसको वापस जंगल में छोड़ा, और बड़े आराम से वो शिकार कर रही है टाइगरेस। वरना तो बच्चे एक बार कैद में आ गए तो कैद में ही आ जाते हैं। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था रेस्क्यू सेंटर में। तो इस तरह से बाड़े बनेंगे तो रेस्क्यू सेंटर का काम करेंगे, मल्टीपर्पज़ हो जाएंगे। मैन ईटर जानवर के लिए शेल्टर, जू, रेस्क्यू सेंटर पे लोड नहीं आएगा, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बंद केज वाली गाड़ियाँ सफारी कराएंगी, पैसे मिलेंगे। और जो हर्बीवोरस जानवर खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं वो भी डाल दिया जाएगा। एक इकोसिस्टम बैलेंस का, इंसान ने जो गलती की है, इंसान के द्वारा ही उसका सुधार हो जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। रहा सवाल सफारी में पैसे आने का, पैसे इतने ज़्यादा आएंगे, आप ही समझ लो कि जहाँ तक है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी का रेट 1 लाख रुपए के आसपास है। 70-80 हज़ार रुपये की रसीद है, गाड़ी के चार्ज 18 हज़ार है, समथिंग 90 हज़ार के आसपास है फुल डे सफारी। और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा बुक करते हैं। वो एक बार जंगल में जाते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे तक तो दूसरी गाड़ियों की भीड़ रहती है जो नॉर्मल 5-7 हज़ार रुपये दे के सफारी कर रहे हैं। लेकिन जो बीच का बफर एरिया उनको मिल जाता है, उनको बाहर निकलना नहीं पड़ता, वो अपना पैक्ड लंच लेके जाते हैं। तो वो जो 10 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम मिलता है उनको खाली मिलता है, उसमें वो शूटिंग करते हैं। उनका ये होता है कि उनको फुटेज अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सफारी पार्क है, इसमें श्योर वो 1 लाख रुपए नहीं देने, उसमें
20,000 में ही काम हो जाएगा। साइटिंग भी प्रॉपर होगी। उनको चाहिए फोटोग्राफ नेचुरल फॉरेस्ट में, और वो बाड़ा भी नेचुरल फॉरेस्ट बहुत एकड़ों का है ना, किलोमीटरों का है। उसमें जो टाइगर की फ़ोटो आएगी वो भी नेचुरल होगी, जू की नहीं होगी। जू वाला तो मोटा हो जाता है, थुलथुला हो जाता है, पीछे का बैकग्राउंड भी गड़बड़ आता है, आर्टिफिशियल आता है। इसमें वो मोटा होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हंट करके खुद खा रहा है। तो बस वो, क्योंकि वो मैन ईटर था तो उसको बाहर नहीं जाने दे रहे, उसको कई किलोमीटर लंबे बाड़े में रखा है, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो हंटिंग तो खुद कर रहा है ना, नेचुरल है, वही है। उल्टा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बहुत पैसे दे के फ़ोटो खींचने जाएंगे, श्योर शॉट उनको फ़ोटो मिलेगी, उनका भी फ़ायदा, सरकार का भी फ़ायदा, जानवर का भी फ़ायदा। आपको लगेगा ऐसा नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं जाएंगे, तो वो मछली की फ़ोटो खींचने रणथंभौर क्यों जाते थे, आप बताओ। कहने के लिए मछली रणथंभौर में थी, खुले में थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि उसका कैनाइन दांत टूट गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे फीड कराता था, उसके लिए मांस छोड़ा जाता था उसी इलाके में, वहीं पानी का पॉइंट था, वहीं उसके लिए शेल्टर था, तो वो उसी इलाके में बनी रहती थी। इसीलिए तो मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस थी। ऐसा थोड़ी ना पूरे जंगल में टेरिटरी बना के घूम रही है। उसको रोज़ मालूम था कि मेरा खाना आने वाला है, तो उसी इलाके में बनी रहती थी। यही वजह है कि वो मोस्ट फोटोग्राफ बन गई थी। तो जाहिर सी बात है कि फोटोग्राफर्स को फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, उनको ये नहीं है कि पूरे जंगल में घूमने वाला टाइगर है। तो अगर ऐसे सफारी पार्क में मैन ईटर छोड़े जाएंगे तो फोटोग्राफर्स जाएंगे, अच्छे पैसे देंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तो रीवाइल्डिंग तो इस तरीके से जानवर का किया जाना चाहिए। उस सफारी बाड़े में रखो, जो स्पीशीज़ को रखना है पैदा करो, बच्चे को वहीं पर क्रॉस करा के डेवलप करो, फिर उसको उस जंगल में छोड़ो, और उसी तरह के जंगल में उसको डेवलप करो जिस तरह के जंगल का वो निवासी है, नेटिव है। प्लांट्स भी, ट्री भी नेटिव ही लगाइए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई। जो मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर नाइट ड्राइव में ये बातें डिस्कस करो तो 30-35 मिनट होता, अभी मैं देख रहा हूँ कि करीब 51 मिनट का वीडियो बन गया है। बीच में पानी वानी पिया, 2-4 मिनट का कटेगा, तो बात अपनी ज़्यादा अच्छे से, कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से हो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद, और वैसे व्यू भी अच्छे आ रहे हैं पॉडकास्ट में, मुझे उम्मीद है कि और अच्छे आएंगे, आप लोग फुल सपोर्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।